नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं रसीदी टिकट का भाग 16 सज्जाद हैदर। मेरा अकेलेपन का शाप इमरोज़ ने तोड़ा था, पर उससे मिलने से पहले एक और प्यारी घटना मेरे साथ घटी थी। एक बहुत ही पाक दिल इंसान की दोस्ती मुझे मिली थी। सज्जाद हैदर से परिचय हुआ जब अभी देश का विभाजन नहीं हुआ था। अपने समकालीनों में किसी एक से भी ऐसी मुलाकात नहीं हुई जो उलझनों और गलतफहमियों से रहित होकर हुई हो। दोनों हाथों से तलखियाँ बांटनी चाहिए। सब मुलाकातों में केवल सज्जाद की ऐसी मुलाकात थी जो पहली थी और जिसके साथ दोस्ती लफ्ज़ आँखों के आगे झिलमिला जाता है। लाहौर में थी तो अक्सर मुलाकात होती थी। किसी मुलाकात के होठों पर कोई शोक हर्फ कभी नहीं आया। वह मिलने आता था तो एक अदब उसके साथ ही सीढ़ियों पर चढ़ता था। फिर बहुत जल्दी ही फसाद शुरू हो गए। सारा दिन कर्फ्यू लगा रहता, पर कर्फ्यू खुलता तो वह अगली घड़ी के लिए ज़रूर आता था। उन्हीं दिनों 23 अप्रैल आई। यह मेरी बच्ची का जन्मदिन था। शहर के अग्नि और हत्याकांडों के वातावरण में जन्मदिन मनाने का होश नहीं था। शाम को दरवाजे पर खटका हुआ। सज्जाद मेरी बच्ची के पहले जन्मदिन का केक बनवा कर लाया था। देश का विभाजन हो गया। मैं देहरादून में थी। सज्जाद के खत बराबर आते थे। उन्हीं दिनों मेरा लड़का हुआ था और लाहौर में सज्जाद के घर भी बेटा। मैंने अपने लड़के का नाम नवराज चुना और सज्जाद ने मेरे बच्चे के नाम पर अपने बच्चे का नाम नवी रखा। हमने तस्वीरों के ज़रिए बच्चों को देखा। फिर मेरे बेटे को बुखार आने लगा। कई दिन हो गए तो मैं घबरा गई। सज्जाद के खत का जवाब दिया तो बुखार के बारे में लिख गई। वापसी डाक से जो खत आया वह मेरे जहन से अब तक नहीं उतरा हुआ है। लिखा था, मैं सारी रात खुदा के आगे दुआ करता रहा कि तुम्हारी बच्चा राज़ी हो जाए। अरबी कहावत है कि जब दुश्मन दुआ करता है तो वह ज़रूर कबूल होती है। इस वक्त मैं दुनिया की नज़र में तुम्हारा दुश्मन हूँ। वैसे खुदा न करे मैं कभी भी तुम्हारा या तुम्हारे बच्चे का दुश्मन बनूँ। वारिस शाह से कविता से पहले देश के बंटवारे के बारे में एक और कविता लिखी थी, पड़ोसी सौंदर्य, और लिखते ही सज्जाद को भेज दी थी। वह कविता पंजाबी में मेरे पास खो गई, इसलिए कभी मेरी भाषा में नहीं छपी, पर सज्जाद ने खत में मिली हुई कविता का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया और वह पाकिस्तान टाइम्स में छपी थी। फिर कुछ बरस बाद साहिर की मुलाकात पर मैंने एक नज़्म लिखी, 7 बरस। वह चाहे देश के विभाजन के समय पाकिस्तान गया था पर वहाँ रहा नहीं। वह हिंदुस्तान में था, पर 7 बरस उससे मुलाकात नहीं हो सकी थी। 7 बरस के बाद मिला तो एक कविता लिखी। वह छपी तो किसी तरह पाकिस्तान भी पहुँच गई। सज्जाद ने पढ़ी और मुझे खत लिखा, मैं तुमसे मिलने के लिए हिंदुस्तान आना चाहता हूँ 15-20 दिन की छुट्टी लेकर। तुम बड़ी उदास लगती हो। मैं तुमसे उसकी बातें करूँगा जिसके लिए तुमने 7 बरस कविता लिखी है। वह आकर 18 दिन दिल्ली में रहा, रात को मरीना होटल में और सारा दिन मेरे पास। यह मेरी ज़िंदगी में पहला समय था जब मैंने जाना कि दुनिया में मेरा भी कोई दोस्त है, हर हाल में दोस्त। और पहली बार जाना कि कविता केवल इश्क के तूफ़ान में से ही नहीं निकलती, यह दोस्ती के शांत पानियों में से भी तैरती हुई आ जाती है। सज्जाद के जाने के समय मैंने कविता लिखी, कहीं पंख बिकते हों तो हमें दे दो परदेसी, या हमारे पास रह जाओ। एक बार लाहौर में किसी दावत में सज्जाद के एक दोस्त की बीवी ने मिठाइयाँ देते हुए सज्जाद को बार बार इमरती पेश की। सज्जाद ने 1-2 बार तो हंसकर टाल दिया, पर फिर संजीदा होकर बोला, भाभी, तुमने उसके नाम को लेकर आज मुझसे मजाक किया है, फिर कभी ना करना। तुम्हें नहीं मालूम कि मेरी मोहब्बत में उसके लिए परस्तिश भी शामिल है। उसकी हसीन रूह की एक और घटना याद आ जाती है। हम कनॉट प्लेस से घर आए थे स्कूटर में। स्कूटर वाले ने कुछ ज़्यादा ही पैसे मांगे। मैं उससे पैसों के बारे में कुछ कह रही थी कि सज्जाद ने जल्दी से जितने पैसे उसे मांगे थे उतने उसे थमा दिए, और उसके जाने के बाद मुझसे कहने लगा, ये जितने भी लोग पाकिस्तान से उजड़ कर आए हैं, मुझे लगता है मैं सबका कुछ न कुछ देनदार हूँ। काश इस मनुष्य की रूह से सारी दुनिया की राजनीति अगर बहुत नहीं तो थोड़ा सा ही सौंदर्य मांग लेती। फिर राजनीतियों के कर्म के दिनों देशों में चिट्ठी पत्री बंद हो गई। जिन वर्षों में मैं बड़ी मुश्किल हालात से गुज़र रही थी, बड़ी अकेली थी। सज्जाद का खत भी मेरे साथ नहीं था। उन दिनों कई महीने तक एक साइकेट्रिस्ट के इलाज में रही थी। उसके कहने पर उसके लिए जो अपनी परेशानी और सपने लिखे थे वही फिर काला गुलाब किताब में छपे थे।
फिर इमरोज़ मेरी ज़िंदगी में आया। दोनों देशों में कुछ समय के लिए चिट्ठी पत्री भी खुली। फिर मैंने और इमरोज़ ने सज्जाद को ख़त लिखा। जवाब उसका जो ख़त इमरोज़ के नाम आया, दुनिया के सब इतिहास से उसे सलाम कर सकते हैं। लिखा था, मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें नहीं देखा है, पर एमी की आँखों से देख लिया है, और आज दुनिया के इतिहास में जो नहीं हुआ वह हुआ है। मैं तुम्हारा रकीब तुम्हें सलाम भेजता हूँ। साहिर से भी मेरी और इमरोज़ की मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात में वह उदास था। हम तीनों ने एक ही मेज़ पर जो कुछ पिया, उसके खाली गिलास हमारे आने के बाद भी कुछ देर तक उसकी मेज़ पर पड़े रहे। उस रात को उसने नज़्म लिखी थी, मेरे साथी खाली जाम, तुम आबाद घरों की वासी, हम हैं आवारा बदनाम। और यह नज़्म उसने मुझे रात के कोई 11 बजे फ़ोन पर सुनाई और बताया कि वह बारी बारी से तीनों गिलासों में विस्की डालकर पी रहा है। पर बम्बई में दूसरी मुलाकात के समय इमरोज़ को बुखार चढ़ा हुआ था। उसने उसी वक्त अपना डॉक्टर भेज दिया था उसके इलाज के लिए। सज्जाद के बारे में जो मन में था निसंकोच कलम की नोक पर आ गया है, अपने पाक रूप में। पर राजनीतिक हालात का तकाजा है, उसका जिक्र भी मेरी ज़बान पर नहीं आना चाहिए। पिछले दिनों जब रेडियो और टेलीविज़न के लिए कुछ संस्मरण प्रस्तुत करते हुए मैंने फैज़, नदीम और सज्जाद का कुछ बार नाम लिया, तो पाकिस्तान के कुछ अखबारों ने उसके अर्थ तोड़ मरोड़ कर मेरे साथ अपने लोगों में की बुरा भला कहा। एक सजदा। 1973 का अगस्त 18 तारीख अशोका होटल से फ़ोन आया। मैं पाकिस्तान से सुलह की बातचीत करने के लिए जो डेलीगेशन आया है उसका एक मेंबर बोल रहा हूँ। खाना खा रही हूँ। हाथ का ग्लास हाथ में रह गया। मन के अंतर मन में एक तृप्ति का आभास हुआ। घड़ी की ओर देखा। आधा घंटे में एक फ़ोन वाला भला आदमी मुझे सज्जाद का ख़त और उसकी भेजी हुई एक किताब देने आ रहा था। आधे घंटे बाद आने वाले को लैम्प शेड पर पेंट किया हुआ फैज़ का शेर दिखाया और लाइब्रेरी की अलमारियों पर पेंट किया हुआ कास्मी का शेर दिखलाया। कहा, इस बार सुलह की बातचीत को पूरा करके जाना। उन देशों में आपस में काहे की दुश्मनी जिनके शेर एक दूसरे के घरों की दीवारों पर बैठे हुए हैं। प्यारा सा जवाब मिला, इंशाअल्लाह ज़रूर सुलह होगी। और उस भले दूध के जाने के बाद ख़त खोला, अक्षरों का जादू देखा तो काली स्याही में नहा कर लगता था सुनहरे हो गए हैं। एमी, तुम्हें ख़त भेजने का मौका गंवाया नहीं जा सकता। जब भी कोई मेहरबान सरहद को चीरने लगता है, मेरा पिछला ख़त तुम्हें रोम से पोस्ट हुआ था। वह एक उस दोस्त ने किया था जो हमारे पहले प्रेसिडेंट के साथ वहाँ गया था। मुझे उम्मीद है मिल गया होगा। इस बार एक ऐसा संयोग बना है कि यह बार शायद तुम्हें दस्ती पहुँचाया जा सके। इसे लेकर आने वाला मेरा एक प्यारा दोस्त है, वह शायद तुमसे मिलना भी मुमकिन कर ले। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, इतना कि चाहे एक एतबारी दोस्त की आंखों से ही देखूँ। मैंने उससे कहा फ़ोन करे, पूछे कि मुलाकात मुमकिन हो जाए, तो वह जब वापस आएगा मैं उससे कितनी देर तक कितने ही सवाल पूछता रहूँगा। वह कैसी लगती है, वह कैसे कपड़े पहने हुई थी, क्या वह हंस रही थी, मेरे बारे में उसने क्या क्या कहा था, वह अभी भी उसी तरह से है। 100 सवाल। वह खुशनसीब है, मैं एक उड़ते हुए पल की मुलाकात के लिए तरस रहा हूँ। खलील जिब्रान ने जब कहा था, ज़िंदगी का मकसद ज़िंदगी के भेदों तक पहुँचना है और दीवानगी इसका एकमात्र रास्ता है, मैं सोचने लगी तब मेरे सज्जाद का नाम खलील जिब्रान था। मुझे अपनी दीवानगी पर गर्व है, पर आज भी वही सज्जाद की दीवानगी के सामने सिजदे में झुकी हुई है। देखी सुनी और बीती घटनाएं। जीवन की देखी सुनी या बीती घटनाएं कब और किस प्रकार लेखक की रचनाकांश बन जाती हैं, कभी चेतन तौर पर और कभी बिल्कुल अचेतन तौर पर, या किसी हिसाब की पकड़ में नहीं आता। विशेषकर अचेतन तौर पर जो अनुभव किसी रचनाकांश बन जाता है, वह कई बार अपनी आँखों के लिए भी एक अचंभा सा हो जाता है। रविंद्रनाथ ठाकुर से जब मुलाकात हुई थी, बहुत छोटी थी, तो कविताएं तब भी लिखती थी, पर बचकानी सी। उन्होंने जब एक कविता सुनाने के लिए कहा तो सकुचा कर सुनाई थी, पर उन्होंने जो प्यार और ध्यान दिया था वह कविता के अनुरूप नहीं था, उनके अपने व्यक्तित्व के अनुरूप था। उसका प्रभाव मुझ पर गहरा हुआ। और फिर जब रविंद्रनाथ ठाकुर की जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी, तब मैंने उन पर एक कविता लिखना चाहिए। कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, पर तसल्ली नहीं हुई। फिर मैं मॉस्को चली गई 1961 में। वहाँ जिस होटल में ठहरी थी उसके सामने
वाइकोस्की का बुद्ध बना हुआ था और जिस जगह वह होटल था उसका नाम गोंकी स्ट्रीट था। एक रात की बात, लगभग 10 बजे होंगे। मैंने होटल की खिड़की से देखा कि एक जनसमूह माइकोस्की के बुद्ध के गिर्द इकट्ठा है। ज्ञात हुआ कि कई नौजवान कभी प्रायः रात के समय वहां आकर खड़े हो जाते हैं और बुद्ध के चबूतरे पर खड़े होकर कभी वे माइकोस्की की कविता पढ़ते हैं और कभी अपनी। रास्ता चलते लोग उनके इर्द गिर्द आकर खड़े हो जाते हैं और कविताएं सुनते हैं, फरमाइशें भी करते हैं और इस प्रकार यह खुला कवि सम्मेलन आधी रात तक चलता रहता है। हवा ठंडी लगने लगे तो लोग अपने कोटों के कॉलर यूँ पलट लेते हैं, मेंह बरसने लगें तो सिर के ऊपर छतरी तान लेते हैं। मैं भी कुछ देर के लिए कोट पहनकर इस खुले कवि सम्मेलन में चली गई। यूँ तो मुझे रूसी भाषा का एक भी शब्द समझ में नहीं आया, पर उनके स्वर की गर्माहट मेरी समझ में ज़रूर आई। फिर जब मैं अपने कमरे में लौटी तो मेरे सामने रविंद्रनाथ ठाकुर का चेहरा भी था, माइकोस्की का भी और गोरकी का भी। सारे चेहरे मिश्रित से हो गए, जैसे एक हो गए हों, और उस रात रविंद्रनाथ ठाकुर वाली कविता पूरी हो गई। मरहम इलाही हुस्न दी, कासत मनूखी इश्क दी, एक कलम लाफानी तेरी, सौगात फ़ानी जिस्म दी। आँख के पत्ते उपन्यास में उसका मुख्य पात्र जब रोज़ शाम के समय स्टेशन जाकर आने वाली गाड़ियों में अपनी खोई हुई बहन का चेहरा ढूंढता है, तो एक दिन अनायास ही उसके पैर उसे अपने गांव वाली गाड़ी के अंदर ले जाते हैं। जाड़े के दिन कोई गर्म कपड़ा पास नहीं, वह रात की ठंड में गुच्छा से बैठा हुआ है। विचारों में डूबा हुआ उसका मन नींद में भी डूब जाता है। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती है तो उतरने चढ़ने वाली यात्रियों की आहट से वह जाग उठता है। देखता है उसके एक रजाई लिपटी हुई है। एक बड़े नर्म से चेहरे का बूढ़ा आदमी पास की सीट पर बैठा हुआ है, एक खेस लपेटे हुए, अपनी रजाई उसे उठाकर। एक दिन अचानक इस उपन्यास का यह अंश सामने आया तो याद आया, यह उपन्यास लिखने के 4 वर्ष पहले मैं जब रोमानिया के बल्गारिया जा रही थी। रात बहुत ठंडी थी, पास में अपने कोट के सिवाय कुछ नहीं था। वही घुटने जोड़कर ऊपर तान लिया था। फिर भी जब उसे सिर की ओर खींचती थी तो पैरों को ठिठुरन लगती थी, पैरों पर डालती थी तो सिर और कंधों को ठंड लगती थी। न जाने कब मुझे नींद आ गई। लगा सारे शरीर में गर्मी आ गई। बाकी रात खूब गरमाइश में सोती रही। सवेरे तड़के जागी तो देखा मेरे डिब्बे में सफ़र करने वाले एक बल्गारियन आदमी ने अपना ओवरकोट मुझ पर रजाई की तरह डाल दिया था। यह घटना मेरे चेतन तौर पर इस उपन्यास में नहीं डाली थी, पर लिख चुकने के कितने ही वर्ष बाद जब पढ़ा तो लगा कि उस रात की गरमाइश मेरी रगों में कहीं एक अमानत की तरह पड़ी हुई थी। यात्री उपन्यास 1968 में लिखा था। उसकी एक पात्र सुंदरा बिल्कुल कल्पित थी। मैं उपन्यास के मुख्य पात्र की जन्म कथा जानती थी, उसके संबंध में लिखा भी था। नायक को जानती हूँ उस दिन से जिस दिन उसे साधुओं के डेरे में चढ़ाया गया था। बहुत बरसों की बात, पर अब भी ध्यान आ जाती है तो बहुत तराशे हुए नक्श वाला उसका सांवला चेहरा उसकी सारी उदासी के समेत आँखों के सामने आ जाता है। पर सुंदरा मेरी कल्पना से निकलकर इस उपन्यास के पृष्ठों में उतरी थी और मेरी समझ में नहीं आता था कि सुंदरा का पात्र चित्रित करते समय मेरी आँखें क्यों भर आई थीं। उपन्यास लिखकर सबसे पहले इमरोज़ को सुनाया था और सुनाते सुनाते जब सुंदरा का जिक्र आया, मेरे अपने कलेजे को जैसे किसी ने कचोट लिया। फिर यह उपन्यास हिंदी में उलथा हुआ हर अनुवाद छपने से पहले सुना करती हूँ। इसे सुनते समय जब फिर सुंदरा की बात आई तो बेचैन हो गई। उपन्यास हिंदी में छप गया तब 1969 था। पंजाबी में 2 वर्ष बाद छपा 1971 में। उसके प्रूफ देखते समय फिर जब सुंदरा आई तो मैं व्याकुल हो गई। अपने आप को इस अपने दिल में पढ़ने वाली कसक का कुछ पता नहीं लगता था। पर 1973 में जब इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद हो रहा था, उस समय जब सुंदरा सामने आई तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मैं स्वयं अपनी नब्ज़ देख रही हूँ। लेखक के अपने जीवन की घटनाएं उपन्यासों कहानियों के पात्रों में सदा ढलकती हैं, छाती के भीतर से उठती हैं, कागज़ों पर जा उतरती हैं। परंतु यह सुंदरा उसके विपरीत अनुभव है। यह कागज़ों में से उठकर मेरी छाती में उतर गई हैं। अचानक लगा जैसे घोर अंधेरे में एकाएक दिया जल उठे कि यह सुंदरा मैं को मैंने चेतन तौर पर सुंदरा में नहीं ढाला था, इसलिए कई वर्ष तक इसे पहचान नहीं सकी थी। वह अपना अस्तित्व मुझे भीतर ही भीतर खनोचता था। मैं मन की तहों को टटोलती थी, फिर भी यह पहचान में नहीं आता था। पर जब पहचान में आया तो अपना एक एक विचार तक पहचान में आ गया। सुंदरा जब मंदिर में जाकर शिव और पार्वती के चरणों पर फूल की झोली उलटती है ताकि जब वह शिव पार्वती के चरणों पर माथा नवाए,
तब फूलों के ढेर के नीचे से बाँह फैलाकर मूर्तियों के पास खड़े हुए अपने प्रिय के पैरों को भी हथेली से छू ले और उसके हाथ पर किसी की नज़र भी न पड़े, तो लगा ये मैं हूँ जो अनेक वर्षों एक चेहरे की इस प्रकार कल्पना करती रही कि अक्षर ही अक्षर फूलों के ढेर की भांति अंबार लगा दिए और जिनके नीचे से बाँह ले जाकर किसी को इस तरह छू लेना चाहती थी कि ऊपर से किसी देखने वाले को दिखाई न दे। सुंदरा बहुत समय तक चुपचाप फूल चुनती रही और सबकी चोरी से अपने प्रिय के पैर छूती रही। मैंने एक वर्षों तक कविताओं के अक्षर जोड़ती रही और चुपचाप अपने प्रिय के अस्तित्व को छूती रही। सुंदरा का प्रिय जीता जागता था, पत्थर की मूर्ति के समान था जिसे सुंदरा के मन का सेंक नहीं पहुंचता था। और मैं भी अनेक वर्षों तक सुंदरा की जगह पर खड़ी रही थी। अपने मन का सेंक भी कभी नहीं पहुंचा था। एक पत्थर जैसी चुप से टकराता था और सुलगता बुझता फिर मेरे पास ही लौट आता था। सुंदरा जब शरीर पर विवाह का जोड़ा और नाक में सोने की नथ पहनकर मंदिरों में अपने प्रिय को अंतिम प्रणाम करने के लिए आती है, कुछ आंसू ढुलक कर उसकी नथ के तार पर अटक जाते हैं, मानो नथ की आँखों में आंसू भर आए हों। तो यह समूची मैं थी, मेरे हर चाप छल्ले की आँखों में मैं इसी तरह आंसू भर भर आते थे। ओ खुदाया, कभी अपना आप भी अपने से इस तरह छिप छिप जाता है। यह अचेतन मन का कैसा खेल है। पूरे 11 वर्ष की नहीं थी जब माँ मर गई। माँ की ज़िंदगी का आखिरी दिन मुझे पूरी तरह याद है। एक सवाल उपन्यास में उपन्यास का नायक जगदीप मरती हुई माँ की खाट के पास जिस तरह खड़ा हुआ है, उसी तरह मैं अपनी मरती हुई माँ की खाट के पास खड़ी हुई थी। मैंने जगदीप की भांति एकाग्र मन होकर ईश्वर से कहा था, मेरी माँ को मत मारो। और मुझे भी उसी की तरह विश्वास हो गया था कि अब मेरी माँ की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर बच्चों का कहा नहीं टालता। पर माँ की मृत्यु हो गई और मेरा भी जगदीप की तरह ईश्वर के ऊपर से विश्वास हट गया। और जिस तरह जगदीप उस उपन्यास में माँ के हाथों की पकाई एक आले में रखी हुई दो सूखी रोटियों को संभाल कर अपने पास रख लेता है, इन रोटियों को टुकड़े टुकड़े करके कई दिन खाऊंगा, उसी प्रकार मैंने उन सूखी हुई रोटियों को पीस कर एक शीशी में रख लिया था। यह सब कुछ मेरे चेतन तौर पर उस उपन्यास में डाला था। पर्याप्ति उपन्यास में महंत कृपा सागर के किसी भी वर्णन में मैंने चेतन तौर पर अपने पिता की यादों को नहीं डाला था। पर जब बरसों बाद मैंने उस उपन्यास को पढ़ा, तो जब महंत कृपा सागर की मृत्यु के बाद उपन्यास का नायक उसकी आवाज़ का अपने मन में ध्यान करता, तो मुझे लगता यह मैं स्वयं अपने पिताजी की आवाज़ का ध्यान कर रही थी। उनकी आवाज़ में कुछ खास तरह का ऐसा था, नदी के जल के समान हल्का सा होते हुए बहुत भारी और अपने ही जोर से बहता हुआ। कोई पत्थर, कंकड़, पत्ता या हाथों का मैल उसमें फेंक दूं तो उससे बेपरवाह उसे बहा कर ले जाता, या उसे पैरों में फेंक कर उसके ऊपर से गुजर जाता। उनकी आवाज़ एक सीध में चली जाती थी। इर्द गिर्द की बातें सुनकर कभी रुकती हुई नहीं लगती थी। साधुओं के डेरों में भी घर गृहस्थियों की भांति झगड़े झमेले और निंदा चुगली रचते बसते हैं। जाले इनके कोनों में भी लगते हैं, पर उनकी आवाज़ नदी के वेग के समान इस सब कुछ को बहा कर ले जाती थी और इसकी ओर आंख भर कर देखती तक नहीं थी। यह आवाज़ दो तरह की थी, एक भारी गहरी और वेगवती, दूसरी बहुत सूक्ष्म, उदास और पवन की भांति पवन में मिलती हुई। और उपन्यास में महंत कृपा सागर जिस बोल को बार बार दोहराते हैं, याद आया कि वह वही बोल मेरे पिता के होठों पर हुआ करते थे। मुद्दतें गुजर गईं, दयारों मददगार हुए। महंत कृपा सागर की कहानी का कुछ अंश मैंने चेतन तौर पर अपने पिता के एक मित्र साधु के जीवन से लिया था, पर जब महंत कृपा सागर के स्वभाव का वर्णन किया तो अचेतन तौर पर मुझसे अपने ही पिता के स्वभाव का वर्णन हो गया। 15 मई 1973 को जब मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय की डीलिट की ऑनरेरी डिग्री दी गई, मेरे घर लौटने पर देवेंद्र ने अपनी जेब में कुछ छिपाते हुए कहा था, दीदी आज कुछ मन आई करने का जी कर रहा है, नाराज़ मत होना। जवाब में मैंने हंसकर कहा था, भाई तुम्हारे मन में जो भी आएगा अच्छा ही होगा। और देवेंद्र ने जेब से एक रेशमी रुमाल, मिश्री और 21 रुपये निकाल कर कहा, दीदी तुम्हारे पिता या भाई कोई होता तो कुछ न कुछ शगुन करता, या शगुन उनकी तरफ से। आंखें भर आईं और याद आया एक सवाल उपन्यास में, जब उपन्यास का नायक अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी भरपूर जवान सौतेली माँ का हाथ अपने हाथों में उसके मन का विवाह करता है और वह जवान लड़की थाली में रोटी डालकर कहती है, हाँ
माँ बेटे साथ आएँ साथ खाएं। तो वह रोटी का पहला ग्रास तोड़ते हुए कहता है, पहले यह बताओ कि तुम मेरी माँ लगती हो या बहन या बेटी। तो उपन्यास का यह अंश लिखते समय देवेंद्र सामने नहीं था, और 14 वर्ष बाद जब देवेंद्र ने वह रुमाल, वह मिस्री और वे रुपए मेरी झोली में डाले, मेरे मन में आया हुआ बोल निरा पूरा वही था। तुम पहले यह बताओ, तुम मेरे पिता लगते हो, मेरे भाई या मेरे पुत्र। एक कहानी पिघलती चट्टान मैंने 1974 के आरंभ में लिखी थी। तब बिल्कुल नहीं जानती थी कि मेरे अचेतन मन की यह कौन सी अभिव्यंजना है। मैंने इसकी पृष्ठभूमि नेपाल के स्वयंभू पर्वत के शिखर पर स्थित एक मंदिर रखी थी, जहाँ एक नवयुवती राजश्री रात के चौथे पहर में जाती है और वहाँ पहुंचकर दूसरी ओर की ढलान की ओर उतरते हुए वह बगीसा नदी के पथ को पहचान लेती है, जिस नदी में कभी 200 वर्ष पूर्व उसके वंश की एक कुमारी ने जीवन से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग खोज लिया था। राजश्री मन के असमंजस में वही मार्ग चुनती है जो कभी उसके वंश की एक कुमारी ने चुना था। साथ ही सोचती है, पैरों के लिए यही रास्ता क्यों बना है। कहानी आगे बढ़ती है तो राजश्री के मन में एक युग पलटता है। वह स्वयं को जान जाती है कि किसी एक समय का सत्य हर समय का सत्य नहीं होता, और वह मृत्यु के ढलान की ओर से पैर लौटाकर जीवन की चढ़ाई के रास्ते को पकड़ लेती है। पर 2 वर्ष बीत गए, इस कहानी के पात्र के साथ अपने आप को जोड़कर कभी नहीं देखा। एक रात को अर्धनिद्रा की अवस्था में मेरे जीवन का समय चक्र लगभग 35 बरस पीछे चला गया, और मैंने देखा मैं मुश्किल से कोई 20 बरस की हूँ, गुजरावाला गई हूँ, उसी गली उसी घर में जहाँ कभी मेरे पिता की बहन हाको तखाने में उतरकर चालीसा काटते हुए मर गई थी। कानों में वही आवाज़ आई 35 बरस पहले की, जो मुझे देखकर गली की जीवी नाम की भक्तिन, जो पहले तो मुझे देखती रह गई थी, फिर अपने चकित चेहरे पर हाथ रखकर बोली थी, हाय मैं मर गई। बिल्कुल वही हाको, वैसी ही वैसी। उस गली में मेरी बुआ हाको के समय की यही एक स्त्री थी जो अभी जीवित थे। उसने यह कहा तो मैंने शीशे में अपने चेहरे को देखकर पहली बार हाको के चेहरे की कल्पना की। यूँ तो अपनी बुआ की सूरत से मेरी सूरत का मिल जाना एक स्वाभाविक बात हो सकती थी, पर लगा यह प्रकृति का कोई रहस्य है, शायद होने का संकेत। मैं उस समय मन की गहराई परेशानी से गुजर रही थी। ब्याह हो चुका था, पर मन उखड़ा उखड़ा था। अपने चेहरे में हाको का चेहरा देखा तो आंखें भर आईं। लगा हाको का अंत ही मेरा अंत है। वही दिन थे जब मैंने मरना नहीं जीना चाहा। तड़प कर सोचा, पैरों के लिए एक यही रास्ता क्यों बना है, और फिर तड़प कर फैसला किया, मैं हाको की तरह मरूंगी नहीं, जीऊँगी। जन्मों की बात नहीं जानती थी, पर सोचा जीवी भक्तिन के कहे अनुसार यदि यह सच भी है कि पिछले जन्म में मैं ही हाको थी, तब भी इस जन्म में उस तरह मरूंगी नहीं। नमस्कार, हम इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। अगला पार्ट हम कल लेकर हाजिर होंगे। इसी के साथ आप बीती घटनाओं का एक लंबा सिलसिला भी शुरू हुआ है, अब ये जारी रहेगा। एक लंबा शीर्षक है। शुक्रिया।